Hi friends, good morning to all of you, and this is the first class of 10th session which is going to be the real number. शायद आप रियल नंबर 9th ग्रेड में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको एक क्विक ग्लांस दे देता हूं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो आप देखेंगे एक नंबर लाइन जिसके सेंटर में 0 होता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यूज अप टू इन प्लस इंफिनिटी, और नेगेटिव साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यूज अप टू माइनस इंफिनिटी। इन नंबर्स में जो आप राइट हैंड साइड में नंबर देख रहे हैं एक्सक्लूडिंग 0, वो सारे के सारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूं इन नेचुरल नंबर्स में तो वो हो जाते हैं होल नंबर्स। और अगर मैं सारे के सारे नंबर्स जो कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हैं उनको इंक्लूड कर लूं, वो हो जाते हैं इंटीजर्स। और इनके अलावा 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनेटेसिमल नंबर्स हैं, जैसे कि 3/2, 5/4, 7/6 एंड सो ऑन, जिनका कि बेसिकली 1 to 1.2 के बीच में है, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन। उन सबको भी अगर मैं मिला लूं तो वो नंबर हो जाते हैं रैशनल नंबर्स। और इनके अलावा बहुत से नंबर ऐसे हैं जिनको कि आप फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जस्ट टू एक्सप्लेन अगेन, सारे रैशनल नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा नॉट डिफाइंड। तो ये सारे के सारे नंबर आपके रैशनल नंबर हैं। इनके अलावा कुछ और नंबर ऐसे हैं जिनको कि आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। लिटरली ये इर्रेशनल नहीं है, पर इनका नाम इर्रेशनल नंबर्स है, जैसे कि √2, √3, पाई, √5 एंड सो ऑन। तो ये सब मिलकर के आपके बनाते हैं रियल नंबर्स। आई होप ये ब्रीफ रिकैप आपके लिए क्लियर होगा। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि नंबर सिस्टम में या अरिथमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट मैं एक रिवाइज करने के लिए आपको दोबारा बताना चाहूंगा, जो है नंबर्स को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर्स को हम सिर्फ इन्हीं तरीके से डिवाइड करते हैं, ये भी एक वे है कि नंबर्स को डिवाइड करने का। जो तरीका है नंबर्स को डिवाइड करने का वो है कंपोजिट नंबर्स, और दूसरा है प्राइम नंबर्स। पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके की सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। 2 के फैक्टर्स क्या है? 2 into 1, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। 3 के फैक्टर क्या है? 3 into 1, 5 के 5 into 1 एंड सो ऑन। लेकिन इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके की उस नंबर और 1 के अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि 12, 15, 24। और अगर हम देखें तो 12 के डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनको कि हम कर सकते हैं 12 into 1, 6 into 2, 4 into 3 एंड सो ऑन। सिमिलर वे में 15 के फैक्टर्स हो सकते हैं 5 into 3, 15 into 1, 1 into 15 एंड सो ऑन। तो ये है डिफरेंस कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बीच में। लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया क्यों? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने के लिए आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का पता होना बहुत जरूरी है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज आइदर अ प्राइम और अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इसको ठीक से। Its factorization is unique except for the order in which the factors are listed. अब देखिए इसके अंदर कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी हैं, ग्रेटर देन 1, प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यूनिक ऑर्डर। इसमें हम देखते हैं क्या है इसका मतलब ये है कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो। हम एग्जांपल लेते हैं फिर से 12, जो कि 1 से बड़ा है, इज आइदर अ प्राइम। ठीक है, हम एक प्राइम नंबर भी लेके चलते हैं 7।
इज अ प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये है प्राइम और ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम कैसे है, इसका है 1 into 7 और इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या है 2 into 2 into 3 into 1। इस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स आर लिस्टेड। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। 1 into 7 के अलावा, इसके अलावा और किसी का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। सिमिलर वे में 12 का 2 into 2 into 3 into 1, इसके 12 के अलावा इसका और किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए ये जो है एक यूनिक है। और ऑर्डर डजंट मैटर because it can be 2 into 3 into 2 into 1, it can be 1 into 2 into 2 into 3, it can be 3 into 2 into 2 into 1, anything. इसलिए the order in which the factorization are listed are immaterial। और फिर हमने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि 14,535 का हमने फैक्टराइजेशन करने का ट्राई किया। 14,535 के काफी सारे फैक्टर्स हैं, 3 into 3 into 5 into 17 into 19। इसी को हम डिफरेंट ऑर्डर में लिखें, 3 into 3, 5 into 7 into 19, 5 into 19, 17, 3 into 3, सब के सब सेम हैं, बस इनका ऑर्डर डिफरेंट है, विच डज नॉट मैटर। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके अंदर ये कहती है कि कोई भी नंबर जो कि 1 से ज्यादा है या तो प्राइम है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, और उसके जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक है, लेकिन उन फैक्टर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफाइन करती है कि किसी भी नंबर को आप किस तरह से ब्रेक करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है एलसीएम और एचसीएफ। ये भी आप 9th ग्रेड में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको रिवाइज करते हैं। एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप देखेंगे, इसके अंदर है लोएस्ट वर्ड, इसके अंदर है हाईएस्ट वर्ड। फन फैक्ट, जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि एलसीएम जो है लोएस्ट वर्ड वाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो ये काफी छोटा नंबर होगा, लेकिन एचसीएफ जिसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट वर्ड है इसके अंदर, इसलिए काफी बड़ा नंबर होगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी गलत थी उस समय, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दो इसके अंदर लोएस्ट वर्ड है, लेकिन ये एक बड़ा नंबर होता है दोनों नंबर से जिनका कि आप एलसीएम, या मल्टीपल नंबर जिनका कि आप एलसीएम निकाल रहे हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक बहुत ही छोटा नंबर होता है, रादर देन ऑल दोज नंबर्स जिनका कि आप एचसीएफ निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन जो कि एलसीएम और एचसीएफ की है। ये बुक की लैंग्वेज है, इसलिए मैं इसको सीधे सीधे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इनको हम इजी वे में कैसे समझ सकते हैं वो मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इट्स इन्वॉल्व्ड इन नंबर्स। ओके, तो पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम को समझते हैं एग्जांपल की तरह से, दो नंबर जिनका कि हमको एलसीएम निकालना है, मान लीजिए 20 and 60। अगर इनको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5, और इसको लिख सकते हैं हम 2 into 2 into 5 into 3। अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 raised power 2 into 5 raised power 1। ये हो जाएगा 2 raised power 2 into 5 raised power 1 into 3 raised power 1। और अगर आप देखें जो डेफिनेशन वहां पे थी, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 2 raised power 2 is the greatest, 5 raised power 1 is the greatest, जो कि ऑलरेडी यहां पे कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा 3 raised power 1 भी बचा हुआ है, तो यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 2 raised power 2 into 5 raised power 1 into 3 raised power 1, which is nothing but 4 into 5 into 3 equal to 60। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक तरीका और है जो कि प्राइम मेथड फैक्टराइजेशन है, वो भी हम देखते हैं। उसके लिए हमको इस तरह से एक बॉक्स बनाना होगा। यहां पे लिखिए आप नंबर 20 और 60। इसको आप डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए स्मॉलेस्ट प्राइम पॉसिबल नंबर से। जो प्राइम पॉसिबल नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा पहले, वो होगा 2।
ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30। फिर देखिए कि ऐसा कौन सा पॉसिबल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो उनको डिवाइड कर सकता है। फिर से आता है 2 और ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 15। नाउ नेक्स्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 5 1 3। क्या इसके बाद कोई और कॉमन प्राइम नंबर है जो कि इन दो नंबर को डिवाइड कर दे? नहीं। तो यानी कि जो इसका एलसीएम हो गया वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3। दैट मीन्स 60। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन वेद के थ्रू क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में आपसे 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम पूछा जाता है तो आपको ये मेथड यूज करना है जिससे कि आप एलसीएम निकाल सके, और ये पूरा का पूरा स्टेप है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी कि जो उनके कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर। अब एग्जांपल समझते हैं इसको, जो है 240 एंड 64। हमको देखना होगा कि इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। पहला कॉमन फैक्टर है ऑब्वियसली 2, 120, 32। नेक्स्ट इज अगेन 2, 60 एंड 16। फिर से हो जाता है 2, 30 एंड 8। एक और 2 जाता है 15 एंड 4। अब इसके बाद देखिए कि कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बचा है। तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 2 raised power 4, दैट मीन्स 32। आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ क्या होता है। अब हम इस मेथड के बाद देखेंगे कि एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका क्या है, जो कि है डिवीजन मेथड या यूक्लिडियन मेथड। हम एग्जांपल लेते हैं एक नंबर का जो है 404 और 96, और उसके लिए हमको लिखना होगा 404 एंड 96। अब डिवाइड कीजिए 404 को 96 से, 4 396 आंसर आएगा 8। अब वापस जो आपका डिवाइजर था उसको लिखिए यहां पर, और अब डिवाइड कीजिए फिर से डिवाइजर को 8 से, जो कि आपका रिमाइंडर आया था, यह आएगा 1296। आपको यह स्टेप तब तक करते रहना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और जिस स्टेप पे जाकर के आपका रिमाइंडर 0 होता है, जो डिवाइजर आपके पास उस समय था वही डिवाइजर आपका एचसीएफ है। यह है डिवाइजर मेथड, डिवीजन मेथड या यूक्लिडियन मेथड। अगर एग्जाम में आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आता है एचसीएफ फाइंड करने का, तो आपको इस मेथड से यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिर्फ उन केसेस के लिए होता है जहां पे कि आपको फैक्टर करना काफी इजी होता है और वो काफी इंट्यूटिव होता है, लेकिन जहां पे कि नंबर बड़े हो जाते हैं उन केसेस में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली एचसीएफ नहीं निकाल सकते। तो उस केस में हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड, जिसको कि यूक्लिडियन मेथड भी कहते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आपको एक चीज बता दूं कि एचसीएफ को जीसीडी कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर आप कभी एचसीएफ या जीसीडी ये टर्मिनोलॉजी सुने तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों की टर्मिनोलॉजी सेम होती है। अब इसके बाद हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ फॉर्मूला देखते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा शायद 9th ग्रेड में, लेकिन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपने नहीं पढ़ा है। इस पे श्योर एंड शॉर्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। एग्जाम्पल लेते हैं, इजी, 60 एंड 20।
इसका एलसीएम हो गया 2 into 2 into 5 into 1 into 3 is 60 is your LCM, while 2 into 2 into 5 that means 20 is their HCF. देखते हैं कि ये फॉर्मूला और ये टर्म जो हमने यहां पे कैलकुलेट की है ये एक्चुअली सही होती है या नहीं। तो LCM यानी कि 60 multiplied by HCM which is 20 is equal to 20 into 60। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि LCM into HCF is नंबर 1 into नंबर 2 किस तरह से हेल्पफुल होता है। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं कि LCM of a number is 20, HCF of the two number is 2, if one of the number is equal to 5 please find the other number। तो इसमें क्या करना होगा, 20 into 2 is equal to 5 into x। From this x is equal to 20 into 2 by 5, that means x is equal to 8, so other number is equal to 8। लेकिन ध्यान रखिए LCM into HCF is equal to नंबर 1 into नंबर 2 सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल होता है जहां पे आपके पास दो नंबर हो। आई होप आपको ये फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है LCM, HCF या फिर थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, क्या क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको बेटर वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि P by Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी 9th ग्रेड में पढ़ चुके हैं और अगर आपको ये चीजें रिवाइज करनी है तो आप मेरा 9th ग्रेड का वीडियो भी देख सकते हैं, उस पर मैंने पूरा का पूरा इरेशनल नंबर एक्सप्लेन किया है। यहां पे 10th ग्रेड के स्कोप में आपके पास दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको लर्न करनी है 10th ग्रेड में वो है थ्योरम, और सेकंड थिंग वो है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि √2, √3, √2 - 5 ये इरेशनल नंबर्स हैं जो कि प्रूव होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पर। क्या है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कैसे हम प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। लास्ट क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कर चुके हैं, अब हम करेंगे उसका सेकंड पार्ट और वो पार्ट है 1.2। थ्योरम 1.2 कहती है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, मतलब P अगर एक प्राइम नंबर है एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर then P divides A also provided P is a positive integer। 5 सेकेंड्स के लिए इस डेफिनेशन को देखिए, दोबारा पढ़िए और समझने का ट्राई कीजिए डेफिनेशन क्या कह रही है। इसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। ओके, हम देखते हैं एग्जांपल। लेट P बी अ प्राइम नंबर। मान लीजिए P is equal to 2 which is a प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर। तो A स्क्वायर हम लेते हैं 36 विच P डिवाइड्स, तो A कितना होगा, A होगा 6। अब हम देखते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यू इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में रखते हैं। P बी अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, यस। 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, यस। देन 2 डिवाइड्स A ऑल्सो, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स 6 ऑल्सो where A is a positive integer, यानी कि 6 जो है पॉजिटिव इंटीजर है। That's correct। पर क्या ये फ्लूक है या सही में ये करेक्ट है? एक और एग्जांपल्स देखते हैं। Let P is equal to 5, A square is equal to 625, then A will be equal to 25। तो हम देखते हैं कि क्या यह पर्टिकुलर डेफिनेशन इस नंबर पे भी एप्लीकेबल होती है। A स्क्वायर है 625, P जो कि प्राइम नंबर है उसको डिवाइड करता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आर करेक्ट। और सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट कि P जो है यानी कि 5 जो है वो A को भी डिवाइड करता है, वो भी करेक्ट है। और A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 25 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। That means this particular theorem is correct। तो यानी कि ये थ्योरम 1.2 जो हमने पढ़ी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सेकंड पार्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ऑब्वियस सा है,
राइट? ये पर्टिकुलर थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज हम समझेंगे अब जब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की, और हम प्रूफ करेंगे कि √2, √3, √5 ये इर्रेशनल नंबर हैं, अगर हैं तो कैसे। तो हमको प्रूफ करना है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, और इसको प्रूफ करने के लिए जो चीज हम यूज करेंगे उसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि हम कुछ चीज एज्यूम करेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है। कंफ्यूज्ड? इट्स ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। मैं समझाता हूं कि प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का पहला स्टेटमेंट होता है कि मान लीजिए √2 इज अ रैशनल नंबर। अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूफ करने के लिए हमको इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करना होगा, और यही है प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब गलत प्रूफ करना। मान लीजिए √2 इज इक्वल टू R/S। R/S, R क्या है? R और S, R को प्राइम। क्या आप जानते हैं को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कि 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, जैसे कि 23 and 29 आर को प्राइम, 6, 25 आर को प्राइम, 109 आर को प्राइम। इन नंबर्स में जो भी पेयर है इनमें से इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। अब हमने देखा कि √2 इज इक्वल टू R/S। हम क्या करेंगे इसको? S √2 इज इक्वल टू R। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा S² इंटू 2 इज इक्वल टू R²। ओके, अब आप सोचिए जो थ्योरम हमने पढ़ी थी पहले, जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर कोई P नंबर R² को डिवाइड करता है तो वो R को भी डिवाइड करेगा। अब इसके अंदर आप देखिए कि 2 R² को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 जो है वो R² का एक फैक्टर है, तो 2 R का भी फैक्टर होगा। समझिए मैंने क्या कहा है। इस थ्योरम के हिसाब से P R² का फैक्टर है तो R का भी फैक्टर होगा। इस हिसाब से 2 अगर R² का एक फैक्टर है तो 2 R का भी फैक्टर होगा। दैट मीन्स 2 will be dividing R, मतलब 2 R का एक फैक्टर है। आई होप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए और मैं आपको इसको बेटर वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखनी है जो थ्योरम हमने पहले पढ़ाई थी कि अगर P R² का फैक्टर है तो वो R का फैक्टर भी होगा। उसी बेसिस पे हमने ये स्टेटमेंट लिखी है 2 will be dividing R। अब अगर 2 R को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? R is equal to some C type of 2, यानी कि R is equal to 2C। अगर R 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में आ रहा होगा। अब 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 सम नंबर मल्टीप्लाइड विल बिकम R। हम उस सम नंबर मल्टीप्लाई को ले लेते हैं C। दैट मींस R इज इक्वल टू 2C, यहां पे कि C इज इक्वल टू एन इंटीजर। आई होप आपको ये चीज इसके बाद क्लियर हो गई होगी। लास्ट पेज से हम ये दो चीजें लेके आए हैं कि √2 हमने एज्यूम किया था R/S, और हमने फाइनली पूरा का पूरा डेरिवेशन करके निकाला कि R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 से R आता है। अब ये वैल्यू R की हम इस इक्वेशन में इनपुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू 2C/S। अगेन वी स्क्वायर इट, लेकिन उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं S√2 इज इक्वल टू 2C
इज इक्वल, दैट मीन्स इंप्लाइज कि अगर दोनों को हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाता है 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, विच बेसिकली इज s स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब हम वापस अपनी थ्योरम पे जाते हैं और वो थ्योरम कहती है कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। यानी कि अगर 2s स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2s को भी डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स s कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमको अंडर रूट 2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि हमने दो चीजें प्रूव की हैं कि 2 विल बी डिवाइडिंग r, दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ r, और सेकेंड चीज जो हमने डिसाइड की है वो है s कैन बी डिवाइडेड बाय r, दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ s ऑल्सो। सो सिंपल, 2 इज अ फैक्टर ऑफ r and s both। सॉरी, वो रैंड्स हो गया है पर वो r and s है, आप समझ गए होंगे वो चीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखे देखिए एक बार, और इसके बाद हम इस स्टेटमेंट को कंक्लूड करेंगे। 2 इज अ फैक्टर ऑफ r and s both। मैं जाता हूं वापस शीट पर और वहां देखते हैं कि हमने एक लाइन लिखी थी, जो लाइन थी r and s are कोप्राइम। इसका मतलब यह है कि r and s का और कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। पर ये क्या, यहां पे हम देख रहे हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ r and s बोथ। ये कैसे हो सकता है? दैट मीन्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जहां पे कि हमने कहा कि r और s दोनों के दोनों को प्राइम है, लेकिन हमने वापस प्रूव कर दिया कि 2 r और s दोनों का एक फैक्टर है। इसका मतलब वो दो नंबर को प्राइम नहीं है। तो जो हमने एजम्पशन लगाया था वो हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी, और इसी के साथ हमारा ये प्रूव हो गया। तो अंडर रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये थ्योरम 1.2 समझ में आ गई है तो ये चीज भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखिए, ये चीज एग्जाम्स में आई हुई है, जहां पे कि उन्होंने कहा है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, इनको प्रूव कीजिए कि एक इर्रेशनल नंबर है। जिस तरह से अंडर रूट 2 को हमने प्रूव किया है, मैं चाहता हूं कि आप घर पे बैठ करके अंडर रूट 3 को भी उसी तरह से प्रूव करें और देखें कि किस तरह से सिमिलर आउटकम आता है, और आप प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से ये प्रूव कर देते हैं कि अंडर रूट 3 भी एक इर्रेशनल नंबर है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने दो एग्जांपल लिए हैं, 5 माइनस अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2। हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों नंबर इर्रेशनल है। हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। यहां पर हम यूज करेंगे प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम प्रूव करेंगे कि 5 माइनस अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2 ये दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर है। एज्यूम कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 2 is a rational number, that is a by b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0। इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5b माइनस b अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा 5b माइनस a इज इक्वल टू b रूट 2। दैट मीन्स अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 5b माइनस a बाय b। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि 5b माइनस a बाई b एक रैशनल नंबर है। पर ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 तो एक इर्रेशनल नंबर है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और ये प्रूव हो गया है कि जो हमने पहले assumption लिया था कि 5 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a बाई b, ये भी गलत है। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3/√2 का। सिमिलर वे में हम पहले एज्यूम करते हैं कि 3/√2 एक रैशनल नंबर है, तो हम लिखते हैं 3/√2 is equal to a/b, where again a and b are co-prime and b is not equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाता है √2 is equal to a/3b. अगेन इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि a/3b एक रैशनल नंबर है, लेकिन हम फिर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 तो एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब ये भी गलत है, और इसका मतलब 3/√2 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 5 - √2 या 3/√2 प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो सीधे बस ऐसे मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपने कहीं पे प्रूव नहीं किया यहां पे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो पहले आपको यह प्रूव करना है कि जो भी टर्म आपकी √रूट के अंदर है वो इर्रेशनल नंबर है। ये √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। तो जो हमने पहली वाली 1.2 के बेसिस पे ये प्रूव किया था कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, आप पहले वो प्रूव कीजिए, उसके बाद उस फैलेसी के बेसिस पे ये निकालिए कि ये पर्टिकुलर टर्म या ये पर्टिकुलर टर्म आपकी इर्रेशनल नंबर ही है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जस्ट टू रिवाइज यू वंस, हमने पढ़ा है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वे से, और एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिडियन वे से। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा कि एलसीएम ऑफ अ प्रोडक्ट एंड एचसीएफ ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी कि एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने ये पढ़ा। और हमने इसके अलावा यह भी समझा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर में, और इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन सब की प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हमने ये देखा कि हम किसी नंबर को इरैशनल कैसे प्रूव कर सकते हैं। इरैशनल नंबर्स जो कि नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, √2, √3, पाई, हमने ये देखा कि हम इनको कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरैशनल नंबर्स हैं। √2 एक इरैशनल नंबर है, ये प्रूव करने के लिए हमने दो थ्योरम यूज की, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेस पर हमने ये देखा कि अगर एक नंबर का स्क्वायर x से डिवाइड हो रहा है, यानी कि x a² का फैक्टर है, तो x a का फैक्टर भी होगा। ये थी थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अलावा हमने देखा थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कुछ ये था कि अगर हम एक चीज एज्यूम करते हैं और ये प्रूव कर दे कि हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी, तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो करेक्ट होगा। और हमने इस तरह से बहुत इजीली प्रूव कर दिया √2, √3 जो है वो इरैशनल नंबर्स हैं। अब आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम सॉल्व करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, जो कि है एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जहां पे उन्होंने कुछ 5 नंबर दिए हैं और हमको इनको एज अ प्राइम फैक्टर हमको शो करना है। तो इसके लिए हम सिंपली एलसीएम वाला मेथड यूज करेंगे, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और देखते हैं हम कैसे उसको एक एक करके करते हैं। तो हमने ये पांचों क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लिए हैं और एक एक करके सॉल्व करेंगे। आपको याद दिला दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये होता है कि आप स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से इन नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए, और जो भी आपके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आते हैं, उनको आप नीचे लिखते जाइए। सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कोलेशन कहलाता है उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर्स। ओके, तो हम देखते हैं 140 का सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड हो सकता है वो है 2, तो हम 2 लिख करके लिखेंगे 70, फिर से 2, 35। अब देखेंगे ये 7 और 5, यानी कि 5 उसमें छोटा है, तो 5, 7 एंड देन 7, 1। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तब तक करते जाना है कि जब तक आपका लास्ट नंबर 1 ना आ जाए। तो यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमने किस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। नेक्स्ट नंबर है 156। अगेन हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 से, स्मॉलेस्ट 7, 8, अगेन 2, 3, 9। अब हम देखते हैं कि ये जा रहा है 3 से, फिर तो 3, 13 और लास्ट 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 नंबर से जाएगा। यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए
2 into 2 into 3 into 13, that means 2 square into 3 into 13। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नंबर है 3825 और मुझे दिख रहा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर इसको डिवाइड करेगा वो होगा 3। कैसे? क्योंकि अगर मैं इसके सारे के सारे डिजिट्स के सम लूं, दैट मींस 8 + 3 11, 13 + 5 18, जो कि 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। सबसे पहले 3 1 2 7 5 12, अगेन 3 से 3 4 2 5। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 8 5 अगेन 5 17 17 एंड 1, यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7429 और मैं देख रहा हूं कि ये 2 3 5 7 11 13 इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। फर्स्ट नंबर जिससे ये डिवाइड हो रहा है वो है 17, और मैं जब इसको 17 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है 437। उसके बाद जिस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूंगा वो है 19 और आंसर आएगा 23 1। ऐसे क्वेश्चन अनयूजुअल होते हैं जहां पे कि आपको स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स से 2 3 5 जैसे उससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। मुझे सीधे दिख रहा है कि ये नंबर पहला जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो डिवाइड होगा, वो होगा 5। तो मैं 1 0 0 1। अब मुझे दिख रहा है कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है 11 से, तो 11 99 एंड 1। नेक्स्ट नंबर डिवाइड हो रहा है 7 से, 13 1। एक्चुअली मुझे 7 पहले लिखना चाहिए था, लेकिन मुझे दिख रहा था कि 11 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने 11 से डिवाइड कर दिया। मुझे उस समय कैलकुलेट नहीं कर पाया 7 से डिवाइड करना, इसलिए मैं इसको 7 बाद में लिखा, लेकिन आपको एक्चुअली 7 पहले लिख लेना चाहिए था। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। जब फैक्टर्स मैंने लिखे हैं तो मैंने उसको उसी ऑर्डर में लिखा है, 5 then 7 then 11 and 13, जो कि इजी टू विजुअलाइज है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आपको आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने थे एक पर्टिकुलर नंबर के। अब हम अप्रोच करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहले नंबर जो हमारे पास है वो है 26 और 91। हम इनका पहले निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 26 91, मुझे दिख रहा है कि दोनों के दोनों नंबर 13 के टेबल में आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली 13 से डिवाइड करता हूं। तो 13 2 7 2 1 7 7 1 1, यानी कि इसका एलसीएम हो गया 13 इंटू 2 इंटू 7 विच इज इक्वल 192। नेक्स्ट मुझे निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए यूज करूंगा यूक्लिडियन मेथड। यूक्लिडियन मेथड में लास्ट चैप्टर में कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा दूं। तो मुझे बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना होगा, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को फिर से डिवाइजर्स को डिवाइड करना होगा। यानी कि 26 91 को डिवाइड करूंगा, 3 78, आंसर आया 13। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं एग्जिस्टिंग डिवाइजर से डिवाइड करूंगा पहले वाले डिवाइजर को, यानी कि 26 को मैं पुल कर लूंगा यहां और मैं 13 से उसको डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 26, आंसर आ गया 0। दैट मींस इसका जो एचसीएफ या जीसीडी जो भी आप कहें वो हो गया 13। दैट मींस दिस इज एलसीएम एंड दिस इज एचसीएफ। अब हमको प्रूव ये करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो नंबर 1 है 26 इंटू 91, और जो इसका एलसीएम और एचसीएफ है वो है 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। अब आप देखिए, अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 यानी कि 13 इंटू 2, और ये हो जाएगा 13 इंटू 7 यानी कि 13 इंटू 7। इसका मतलब
नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो आई होप आपको इस तरीका समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरह से एलसीएम निकालना है, किस तरह से एचसीएफ निकालना है, और हमको किस तरीके से आगे ये प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 एंड 510। इसका हम पहले निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए 510 को डिवाइड करना पड़ेगा 92 से, यूक्लिडियन मेथड। 5 460, रिमाइंडर आया 50। 92 को हम पुल डाउन करेंगे जो कि बन जाएगा न्यू डिविडेंड। 92 1 जा 50, आंसर रिमाइंडर आया 42। नाउ वी विल पुल डाउन 50 becomes new dividend and 42 becomes divisor। 1 जा 42, रिमाइंडर आया 8। इसको हम यहां लिख लेते हैं जिससे कि कुछ ना हो यहां पर। तो 8 will now divide the earlier divisor which is 42। ये हो जाएगा 5 which is 40, remainder is 2, and again we pull down 8, earlier divisor 8 and 4, और उसके बाद 8 कैंसिल, यानी कि एचसीएफ जो है 92 और 510 का दैट इज 2। आपको मैं एक बार फिर बता दूं एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ये है कि वो हाईएस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट नंबर जो कि इन दो को डिवाइड करे, यानी कि 92 और 500 को डिवाइड करे और रिमाइंडर आए 0 यानी कि 0, वो है आपका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर जो कि इन दो को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, वो है एचसीएफ। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम 92 एंड 510 का। सो 92, 510, 246 एंड 255। 5 से करते हैं हम 46 एंड 51, करते हैं हम 2 से, तो यानी कि ये हो जाएगा 23 एंड 51। अब ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो गए हैं और आप इनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो यानी कि आपका एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 51, ये है आपका एलसीएम। और अगर मैं इसमें एचसीएफ भी मल्टीप्लाई कर दूं विच इज 2, तो आंसर मेरा आता है 23460। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी पहले कर रखी थी, मुझे सही में इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं आती है, तो 23460 इसका आंसर है। अब हम देखते हैं 92 इंटू 510 का मल्टीप्लीकेशन, तो वो भी आएगा इतना ही। इससे आपका प्रूफ हो जाता है कि n1 मल्टीप्लाइड बाय n2, n1 n2 क्या है, नंबर 1 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 336 और 54। हम निकालते हैं पहले इनका HCF यूक्लिडियन मेथड से। 54 एंड 336 डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 32 यानी कि 212, 54 48 48 612, दैट मींस 212। तो मैंने 54 से डिवाइड किया 336 को, आंसर आया 324, रिमाइंडर आया 12। अगेन मैंने कैरी फॉरवर्ड किया 54 को, 4 डिवाइड करने 48 आया, रिमाइंडर आया 6। मैंने फिर पुल किया 12 को, 2 से 2 डिवाइड करके 12, रिमाइंडर 0, और इस तरह से मेरा एचसीएफ हो गया यहां पर 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम करेंगे फिर से अपना प्राइम फैक्टर मेथड। 54 336 डिवाइड बाय 2, 227 168, 3 से डिवाइड होता है 3 9 27, 5 6 14, 2 से 9, 3 328, 3 128, 2 1 14, 2 1, 7 एंड 7 1, 1,
यानी कि इसका एलसीएम हो गया 1 2 3 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 1 2 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 7। ये हो गया इसका एलसीएम। और अगर हम निकालें एलसीएम इंटू एचसीएफ, विच इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू एचसीएफ विच इज 6, तो ये वैल्यू आती है 18,144। और अगर आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 18,144। यानी कि ये प्रूव होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमको हर एक क्वेश्चन में 3 इंटीजर्स दे रखे हैं और हमको उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो पहले हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ इस नंबर का। लेकिन एक मिनट, अगर मैं ये दो नंबर देखूं 17, 23 एंड 29 और 8, 9 एंड 25, तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि दोनों क्वेश्चंस में जो नंबर्स दे रखे हैं उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 17, 23 और 29 तीनों प्राइम नंबर है, तो यानी कि इनका एचसीएफ क्या होगा? 5 सेकंड देता हूं आपको मैं। अगर आपने कहा इसका एचसीएफ 1 होगा तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि अगर नंबर प्राइम नंबर्स हैं तो 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स का एचसीएफ होगा 1। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा उन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। तो इस केस में हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा हमको एलसीएम और इनका एचसीएफ होगा 1। सिमिलर वे में 8, 9 और 25, 9 और 25 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इनका कॉमन फैक्टर भी 1 है। और अगर आपको निकालना है कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो ये भी होगा 8 इंटू 9 इंटू 25। तो ये दो क्वेश्चंस तो आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो रहे हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और क्योंकि इसने लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं, इसलिए हम यहां पे यूक्लिडियन मेथड यूज नहीं करेंगे, हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम 12, 15 एंड 21। तो ये है 12, 15 एंड 21। निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट इज 3, 4, 5, 7, 2, 2, 5, 7, again 2, 1, 5, 7, 5, 1, 1, 7 and 7, that means 1, 1, 1। तो यानी कि इसका एलसीएम हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाता है इसका एलसीएम। अब इसका हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12, 15 और 21 इनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 12 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको मैं सर्कल कर देता हूं, यह है एलसीएम, जिससे कि बाद में कंफ्यूजन हमको ना हो। यह है 3 इंटू 5 और यह है 3 इंटू 7। अगर आप तीनों की तीनों 12, 15 और 21 में देखेंगे तो 3 एक ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है। तो यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ होता है 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने वो तीनों के तीनों क्वेश्चन किए, लेकिन 2 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमको क्लियरली यहां पे विजिबल हो रहे थे कि ये तीनों के तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं या फिर इनका जीसीडी या एचसीएफ 1 होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। बहुत ही सिंपल है, इजी है, आपको पता है कैसे करना है।
306 एंड 657, तो यानी आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2. नंबर 1 इज 306, नंबर 2 इज 657 एंड एचसीएफ इज 9. तो यानी कि एलसीएम हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, 34, यानी कि इसका आंसर आएगा 22,338. ये उसका हो जाएगा एलसीएम. सिंपल था, आसान था, फॉर्मूला आपको पता है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यू निकालनी है एलसीएम की. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, चेक करना है. चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number. यानी कि सिंपल कह रहा है कि 6 raised to the power n. What is n? n is a natural number, यानी कि 1 से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक. 0 नहीं है ये, 1 से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. तो ये कह रहा है कि आप बताइए कि अगर 6 raised to power n किसी भी एक नेचुरल नंबर के लिए एंड करेगा 6 से, ये प्रूव करना है, और 6 के अलावा किसी और से एंड नहीं करेगा. तो आइए चेक करते हैं. मान लीजिए हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाता है 6 raised to power 1 which is 6. ओके, एक एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है. हम करते हैं n इज इक्वल टू 2, 6 स्क्वायर which is 36. इंटरेस्टिंग, पहले भी 6 था एंड में, अब भी 6 है. एक और टेस्ट करते हैं. n इज इक्वल टू 3, दैट मींस 6 क्यूब, इट इज इक्वल टू 216. तो आप देखेंगे 6 raised to power 1, 6 raised to power 2, 6 raised to power 3, तीनों में नंबर जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 6 से. तो यानी कि 6 raised to power n भी अगर आप करेंगे इसको 6 raised to power n, तो वो भी एंड होगा 6 पे जाकर के ही, किसी और नंबर से वो एंड नहीं होगा. ये एक फॉर्मूला टाइप भी है कि जब भी आप 6 की कोई भी नेचुरल नंबर पावर डालेंगे तो वो नंबर हमेशा 6 से ही एंड करेगा. तो ये हमने प्रूव कर दिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी. नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. तो पहले हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या है. आई एम श्योर कि आप कंपोजिट नंबर पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. तो नंबर दो तरीके होते हैं. एक्चुअली नंबर तो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे डिवीजन होते हैं, लेकिन अगर हमको कंपोजिट नंबर समझना है तो हमको नंबर दो तरीके से डिवाइड करने होंगे. पहला होगा प्राइम नंबर, और शायद आपको प्राइम नंबर सुनते ही समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. लेकिन प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जो कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, या फिर उनका नंबर 1 और सेल्फ, यानी कि वो सेम नंबर के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता. 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, इन सबके 1 या वो इंडिविजुअल नंबर के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है. तो ये है प्राइम नंबर्स. और वो सारे नंबर जो कि प्राइम नहीं होते वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स. यानी कि सॉरी, यहां पे 3 भी लिखना था मुझको, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन. ये सारे नंबर है कंपोजिट नंबर. तो यानी कि हमको इस क्वेश्चन में यह प्रूव करना है कि 7 into 11 into 13 plus 13 ये जो है कंपोजिट नंबर है. आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आपको दिख जाए ठीक से. आपको शायद ठीक से दिख रहा होगा 7 into 11 into 13 plus 13. आप देखिए 7, 11, 13 ये सबके सब प्राइम नंबर्स हैं. और लेकिन वो कह रहा है कि 7 into 11 into 13 plus 13 एक कंपोजिट नंबर क्यों है. नंबर आइए देखते हैं कैसे. तो ये नंबर है 7, 11 into 13 प्लस इसमें एक 13 भी ऐड कर दिया. अब वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये नंबर किस तरह से कंपोजिट नंबर है. ये देखते हैं. तो अगर हम इस पूरे के पूरे नंबर में से जो पूरा आपका स्टेटमेंट है उसमें से 13 कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा 7 into 11. 13 निकाल लिया कॉमन, तो ये रह जाएगा 1. समझ में आया कैसे 1 रह गया है.
और यहां से भी 13 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा +1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने 13 इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से कॉमन निकाला, इससे कॉमन निकाला, तो यहां पे रह गया 1 और यहां पे रह गया अभी 1। अब आप देखिए ये हो जाता है 13 इंटू 77 +1 बोर्ड मास, और ये हो जाएगा 13 इंटू 78, यानी कि नंबर ही चेंज हो गया। जो पहले 77 आता था 11 इंटू 3 7 से, अब वो 78 हो गया, और ये 78 तो 2 से डिवाइड इजीली होता है, इसलिए ये नंबर जो था वो अब कंपोजिट नंबर हो गया है। सेम चीज करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में, जिसके अंदर हमको दे रखा है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। तो करते हैं इसको भी हम, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करते हैं, फिर से अब निकालते हैं 5 कॉमन, तो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, सॉरी 5 मैंने कॉमन निकाल लिया है, इसलिए मुझे 5 तो हटाना है यहां से, तो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। 5 यहां से गया, 5 यहां से गया, तो हम इसको लिखते हैं इक्वल टू 5, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1008 प्लस 1, और हो जाएगा 5 इंटू 1009। और ये पर्टिकुलर नंबर एक कंपोजिट नंबर हो जाता है, क्योंकि इसके फैक्टर 5 है और 1009 भी, यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5045, जो कि एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका सिर्फ 1 और इस नंबर के अलावा 5 एंड 1009 भी एक फैक्टर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या समझाया यहां पे, कि किस तरह से ये प्रूव किया हमने कि ये जो नंबर इन्होंने दिए थे, एक्सप्रेशंस दिए थे, ये एक कंपोजिट नंबर्स है। बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। यानी कि एक सर्कुलर पाथ है, और इस पर्टिकुलर पाथ को पूरा का पूरा कवर करने के लिए सोनी लेती है 18 मिनट्स और रवि लेता है 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि वो मान लीजिए सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके अंदर करना हमको निकालना क्या है कि सोनिया 18 मिनट्स ले रही है एक सर्कुलर पाथ को कवर करने में, रवि 12 मिनट्स ले रहा है उसी सर्कुलर पाथ को कवर करने में। तो ये निकालना है हमको कि वापस वो लोग किस पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को, आपको निकालना है वो लीस्ट टाइम जब ये दोनों वापस आकर मिलेंगे। यानी कि समझिए, आपको वो लीस्ट मिनिमम टाइम निकालना है जब ये दोनों के दोनों वापस आकर के मिलेंगे, अगर ये इस पर्टिकुलर सर्कुलर फील्ड का चक्कर कंटिन्यूअसली लगाते रहे तो। जैसे ही मैंने कहा लीस्ट टाइम, लीस्ट टाइम से आपको क्या ध्यान आना चाहिए? ध्यान रखिए, जब भी मैं कहूं लीस्ट, आपको याद आना चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम, और जैसे ही मैं कहूं हाईएस्ट, आपको याद आना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में वो हमसे ये तो पूछेगा नहीं मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, वो हमसे यही पूछेगा कम से कम ऐसा टाइम कब होगा जब दोनों के दोनों आकर मिलेंगे। तो यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है जिसके बाद या जिस पॉइंट पे आकर के ये दोनों दोबारा मिलेंगे। यानी कि हमको 18 और 12 का निकालना है एलसीएम। इस सारी के सारे ज्ञान क्वेश्चन, 4 लाइन के क्वेश्चन का मतलब सिर्फ यही है कि हमको 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, और मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे समझ में आता है आपको। तो यानी कि हम निकालेंगे एक सर्कुलर पाथ जिसपे कि सोनिया और रवि दोनों के दोनों हैं और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। सोनिया ले रही है 18 मिनट्स जबकि रवि ले रहा है 12 मिनट्स। तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे 2 6 9 3 2 3 2 1 3 3 1 1, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू
3 into 3, दैट मीन्स 36। यानी कि दोनों के दोनों 36 मिनट्स के बाद आकर मिलेंगे। आइए समझते हैं 36 मिनट कैसे आया। 36 मिनट्स में सोनिया कितने राउंड कवर करेगी? सोनिया 18 प्लस 18 36, यानी कि सोनिया कवर करेगी 2 राउंड्स के बाद वो यहां पे पहुंचेगी 36 मिनट में। लेकिन रवि 12 प्लस 12 प्लस 12, यानी कि 3 राउंड्स के बाद इस पॉइंट पे पहुंचेगा 36 मिनट में। यानी कि 36 मिनट पे दोनों के दोनों दोबारा मिलेंगे, लेकिन तब तक रवि ने 3 राउंड कवर कर लिए होंगे, जबकि सोनिया ने 2 राउंड्स कवर कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन था एलसीएम का, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का। इसके अंदर और क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था मैं आर एस अग्रवाल से और क्वेश्चन लूंगा और हम देखेंगे इस तरह के प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाले क्वेश्चंस, और तब हम समझेंगे इनको और कैसे सॉल्व किया जाए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं ये बुक लेके आ चुका हूं जो कि है पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि हम देखेंगे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस, हम देखेंगे लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो थ्योरेटिकली आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप उन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी की बुक से ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, पर आप कोई भी क्वेश्चन इस प्लेनेट पे आए 10th ग्रेड में, बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल के अंदर, वो आप सब सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये सजेशन, आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट जो हमने आज कवर किया है, क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं 1.17 में आया होगा। मैं नेक्स्ट 1.2 नहीं ले रहा हूं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहीं पे पॉज ले रहा हूं 1.1 पर। हम जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो मैं 1.2 भी कवर कर दूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि ये 1.2 कल ही कवर कर दूं। आपको ये बात बता दूं कि मैं वीडियोस अपलोड करूंगा हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। संडे को एक बोनस सेशन होगा, लेकिन वो आपके जो कोर्स करिकुलम है उससे रिलेटेड नहीं होगा। कुछ ऐसा मैं बताऊंगा जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। आई विल टच समथिंग अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स, और आपको मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप कैलकुलेशन अपनी मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, स्क्वायर रूट्स और बहुत सी और चीजें फास्ट वे में कर सके। तो आज हम पॉज लेते हैं यहां पे। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई विल सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर नेचुरल नंबर्स उससे। और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। बेसिकली हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इर्रेशनल नंबर्स, और इसके अंदर हमको सिर्फ जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस हैं प्रूव दैट दिस नंबर इज इर्रेशनल, अदर नंबर इज इर्रेशनल, एंड देन 3 नंबर्स गिवन, वो भी इर्रेशनल है। तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर कि √2 अगर हमको उसको प्रूव करना हो कि वो इर्रेशनल है तो वो हम कैसे करेंगे। हमने 2 थ्योरम यूज की थी, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और उसके साथ हमने यूज किया था p/q जो कि एक रैशनल नंबर है, उसका एक कॉन्सेप्ट कि अगर p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एक रैशनल नंबर है तो p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। तो उसी बेसिस पे हमने ये प्रूव किया था। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन कि √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं कि √5 को हम क्विक वे में कैसे प्रूव करेंगे कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। मान लीजिए √5 इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर बट इज p/q where q is not equal to 0। अगर √5 is equal to p/q तो हम इसको लिख सकते हैं q √5 is equal to p, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड तो हो जाता है 5q² इज इक्वल टू p²। अब आप देखिए यहां पर हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कहता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है। तो यानी कि हम लिखेंगे कि सिंस 5 is a factor of p², so 5 is a factor of p also। और यहां पे इसका रीजन लिख देंगे थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो
तो जैसे ये पता चलेगा हमको समझ में आएगा कि 5 जो है वो p का एक फैक्टर है। समझ में आ गया होगा आपको इतना पार्ट। तो हमने कैसे प्रूव किया, पहले हमने एज्यूम किया कि √5 एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नहीं है और p बाई क्यू की फॉर्म में है। उसके बाद हमने उसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया अपने एक कंफर्टेबल फॉर्म में और उसका स्क्वायर करके हमने ये प्रूव कर दिया थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि 5 जो है वो एक p का फैक्टर है। तो ये स्टेटमेंट हो गई नंबर 1। ध्यान रखिए स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर। तो नाउ 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया है। नाउ सिंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं कि 5 इंटू सम नंबर विल बी इक्वल टू p। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर 5 p का एक फैक्टर है तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी p आएगा। मान लीजिए वो जो हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ जो है वो c है, मान लीजिए आप 5c इज इक्वल टू p। तो यानी कि इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। और आप जानते हैं कि p स्क्वायर तो 5q स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको हम यहां लिख लेंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। यानी कि यहां पे हम p स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे 5q स्क्वायर से और ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। दैट मींस 5c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब आप इस स्टेटमेंट को फिर ध्यान से देखिए। हम फिर से थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू प्रूव करते हैं कि अगर 5 जो है q स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 जो है q का फैक्टर भी होगा। वही चीज लिखते हैं, सिंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। अब इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। अगर आप स्टेटमेंट नंबर 1 देखेंगे तो स्टेटमेंट नंबर 1 में है कि p जो है 5 जो है वो p का फैक्टर है। स्टेटमेंट नंबर 2 में देखेंगे 5 जो है q का ही फैक्टर है। तो अगर 5p इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, कहां से आया, ये आया फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये कैसे पॉसिबल है? हमको पता है कि एक रैशनल नंबर का बेसिक प्रीमाइस ही ये होता है कि उसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन यहां पे तो 5 p और q, क्योंकि p बाय q की फॉर्म में है, उसका कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। इसका मतलब p बाय q एक रैशनल नंबर नहीं है, करेक्ट। और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो जो हमने वहां पे अपना फैलेसी बनाया था कि p बाय q इज इक्वल टू √5 इज अ रैशनल नंबर, ये प्रूव गलत प्रूव हो गई बाय थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर p बाय q रैशनल नहीं है तो p बाय q इररैशनल है और इसका मतलब √5 भी इररैशनल है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है √2, √5, √3, √7 कुछ भी निकालने के लिए, तो आपको 3 कॉन्सेप्ट थ्योरी याद होनी चाहिए। पहली थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें ये कहते हैं कि अगर एक नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि एक नंबर किसी नंबर के दूसरे नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है, तो वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होगा। ये हो गया पहला स्टेटमेंट, थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। दूसरा, p बाय q अगर एक रैशनल नंबर है तो p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड थ्योरी। और थर्ड हो गया थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब आप पहले क्वेश्चन में कुछ एज्यूम करेंगे और उसके बाद अपनी एजम्पशंस को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, जिससे कि आप ये प्रूव कर दें कि √5 जो है इररैशनल नंबर है। तो इस तरह से आप √2, √3, √5 को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है। अगर आपने ये 3 स्टेप में प्रोसेस फॉलो कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर देंगे। और ये पक्का है कि आपको कभी ना, मतलब बहुत सारे पीछे बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन हैं, उनमें ये क्वेश्चन पक्का आया ही है कि आपको एक कोई इररैशनल नंबर दे दिया है और वो प्रूव करने को कहा गया है कि वो एक इररैशनल नंबर है। ओके, मैं आपको एक बात और बता दूं, आप ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन देखेंगे और अभी हम पढ़ेंगे भी क्वेश्चंस कि 2 + √3, 5 √3, 2 √5 ये इररैशनल नंबर है, प्रूव करना है। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि √2, √3, √5 बेसिकली जो भी उसके अंदर इररैशनल टर्म है वो इररैशनल है।
तो आपको ये पहले पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इरेशनल टर्म को प्रूव करने के लिए कि वो इरेशनल है, उसके बाद ही आप उस चीज को प्रूव कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि या वी नो कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ये कहां प्रूव किया आपने एग्जाम में? कहीं तो प्रूव किया होगा, तभी तो एग्जामिनर मानेगा कि आपने प्रूव कर दिया है। पहले वो प्रूव करो, उसके बाद वो चीज करो। मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी ये चीज जो बता रहा हूं आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। अब देखो, जो मैं अभी जस्ट कह रहा था आपसे, 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। इसके अंदर आप सिर्फ ये प्रूव नहीं कर पाओगे कि 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर बिना ये प्रूव किए कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। पहले आपको √5 इरेशनल नंबर है ये प्रूव करना होगा, उसके बाद ही आप ये प्रूव कर पाओगे कि 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसको हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। 3 + 2√5, मान लीजिए थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मान रहे हैं फिर से कि ये जो है इरेशनल नंबर नहीं है। सपोज इट इज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ r/s। मैं p/q को चेंज करके r/s कर रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3s + 2s √5 इज इक्वल टू r। तो ये हो जाएगा 2s √5 इज इक्वल टू r - 3s। मैं सिर्फ √5 को यहां छोड़ रहा हूं, बस जो भी रैशनल टर्म है उसको यहां छोड़ रहा हूं, बाकी सबको मैं दूसरा लेके जा रहा हूं। तो हो जाएगा √5 इज इक्वल टू r - 3s/2s। अब ये तो एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ जस्ट करके चुके हैं अभी कि √5 तो इररेशनल है। अगर ये इररेशनल है तो ये भी इररेशनल होगा, पर ये तो गलत हो गया। ये तो रैशनल दिख रहा है मुझको साफ साफ। अगर ये रैशनल दिख रहा है तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन हम प्रूव कर चुके हैं कि ये रैशनल नहीं है। इसलिए हमारा पूरा का पूरा जो आर्ग्यूमेंट था कि r/s इज अ रैशनल नंबर और इसकी वजह से ये एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो गया। और हम थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर जो है इररेशनल नंबर है, रैशनल बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से आपको ये चीज प्रूव करनी है अगर आपको इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो। अभी और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर से हैं। 1/√2 को अगर हमको प्रूव करना है कि ये इररेशनल नंबर है, इसको पहले करना होगा हमको रैशनलाइज। आपको बताया था रैशनलाइज का मतलब क्या होता है। रैशनलाइज का सिंपल मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में कोई भी रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हमको इसको रैशनलाइज करना है तो हमको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये √ इंटू √2 हो जाए 2। तो ये हो जाएगा √2/2। ओके, अब हमको पता है कि √2 जो है वो इररेशनल नंबर है। ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं जो हमने पढ़ा था। अगर √2 इररेशनल नंबर है तो √2/2 भी इररेशनल नंबर होगा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5 और 6 + √2। तो अगर 7√5 हमको प्रूव करना है तो उसके लिए हमको सिंपली ये प्रूव करना पड़ेगा। सिंपल है, अगर 7√5 हमको दिखाना है कि इररेशनल नंबर है तो हमको प्रूव करना होगा √5 जो है वो इररेशनल नंबर है, और जो कि हम अभी प्रूव कर चुके हैं। तो अगर √5 इररेशनल नंबर है तो 7 √5 भी इररेशनल नंबर होगा। और 6 + √2 अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसा क्वेश्चन किया था वही दोबारा करके देखते हैं। 6 + √2 इज इक्वल टू r/s। सपोज r/s इज अ रैशनल नंबर। दैट मीन हम कह रहे हैं कि ओके, मान लेते हैं 6 + 2 आप जो कह रहे हो इररेशनल है, हम मान रहे हैं कि इररेशनल नहीं है, मान लिया रैशनल है। तो r/s इज अ रैशनल नंबर। तो ये हो जाएगा 6s + s√2 इज इक्वल टू r। तो हो जाएगा s√2 r - 6s। दैट मीन्स √2 इज इक्वल टू r - 6s/s। पर हम भी पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √2 तो रैशनल नंबर है, और ये हमको दिख रहा है कि ये रैशनल नंबर है। अच्छा, आपको ये डाउट नहीं है कि ये रैशनल नंबर कैसे है? ओके, अगर आपको ये डाउट है r - 6s/s इज अ रैशनल नंबर और नॉट, तो आपको बता दूं कि ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि r/s और जहां पे कि s इज नॉट इक्वल टू 0, ये तभी हो सकता है जब r और s कोई
इंटीजर्स हो, यानी कि मान लो r जो है -1/2 हो सकता है, r/s जो है 5/6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर सोच लो, यानी कि r जो है वो एक इंटीजर होगा, s जो है वो एक इंटीजर होगा, और आप कोई भी रैंडम जीरो को छोड़ करके कोई भी रैंडम इंटीजर इस वैल्यू में रख दो। मान लो हम मान लेते हैं r = 2, s = 5। जस्ट मैंने एक रैंडम सोच लिया, रख के देखो यहां पे 2 - 6 × 5 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू -28/5। रैशनल नंबर है, करेक्ट। तो इस तरह से आप ये प्रूव कर चुके हो कि r - 6s/s इज अ रैशनल नंबर। पर हमने माना, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 तो इर्रेशनल नंबर है, तो यानी कि हम ये कह रहे हैं क्या कि ये भी इर्रेशनल है? नहीं, ये तो रैशनल दिख रहा है साफ साफ। इसका मतलब मेरा यही स्टेटमेंट गलत था जो मैंने शुरू में लिया था। r/s जो मैंने एज्यूम किया था कि 6 + √2 = r/s जो कि रैशनल नंबर है, वही फैलेसी ही गलत थी। तो इसलिए मैंने थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूव कर दिया कि 6 + √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। आपकी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ यही 3 क्वेश्चन है बस, इसके अलावा और चौथा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं बहुत इंपॉर्टेंटली कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भले ही बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर कि ये प्रूव करना, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि प्रूव √2, √3 और √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो आपको ये बहुत थॉरो होना चाहिए कि क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है। आपको बता चुका हूं 3 स्टेप्स, पूरा प्रोसेस ये आपको दिमाग में बैठा लेना है और पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप करके आना है। स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो सही होते हुए आंसर में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे और स्कोर कट जाएगा। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि सारे के सारे स्टेप्स करने हैं ठीक से, लिखना है थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक या फिर थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या फिर p by in a particular rational number where p by q is a rational number, q is equal to 0, or in a rational number p by q, p and q will not have any common factors। हिंदी में आपको थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लिखना है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखना है, ये लिखना है कि p by q एक रैशनल नंबर है जिसमें कि q = 0 नहीं है, और p by q अगर एक रैशनल नंबर है तो इसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, जो कि एक प्रिंसिपल है एक रैशनल नंबर का। तो अगर आप ये सबके सब लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो इसलिए आप प्लीज इसको अच्छे से कर लो। इसी के साथ हम ये चैप्टर पूरा का पूरा कंक्लूड करते हैं। चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। मुझे पता है कि आपके स्कूल खुल चुके हैं, आपके स्कूल में ही पढ़ाए जा रहे हैं सब्जेक्ट्स, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स, और आपको यहाँ पे भी थॉरो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे जो स्कूल में कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे, इसलिए मेरा एम इस समय ये है कि मैं आपको पहले पूरा का पूरा कोर्स करा दूं, और उसके बाद जब हम रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे तो हम RS अग्रवाल, PYQ सब पढ़ेंगे। चिंता मत करो, आपका टाइम है अभी आपका 10 सेशन स्टार्ट हुआ है जस्ट। मैं एम कर रहा हूं कि अगले 3 to 4 मंथ्स के अंदर, दैट मींस बाय दिवाली, आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद हम सिर्फ फोकस करेंगे PYQs और RS अग्रवाल के ऊपर। बस वही हमारा फोकस होगा और उसके अलावा और कोई फोकस नहीं होगा। तो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि अब होगा सैटरडे को, और मैं सैटरडे को वीडियो अपलोड करूंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।